रुद्र का बड़ा भाई मीरा को एक आईने के सामने खड़ा करता है और मीरा से कहता है, तुम्हें पता है यह लोग तुमसे क्यों इतनी बुरी तरह बात करते हैं? क्योंकि इन्हें तुम्हारे अंदर वह नज़र नहीं आता है जो मुझे तुम्हारे अंदर नज़र आता है। तुम बेहद खूबसूरत हो, दिखने में भी बहुत अच्छी हो, तुम्हारा रूप रंग बेहद सुंदर है और यही वजह है कि तुम्हें मैं बहुत पसंद करने लगा हूँ। रुद्र का बड़ा भाई मीरा के साथ बदतमीजी करने लगता है। हालांकि अब मीरा छटपटाने लगी थी। वो चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन रुद्र का बड़ा भाई मीरा का मुंह दबा देता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है। मीरा के लिए अब यह रोज रोज की बातें बहुत ज़्यादा होती जा रही थी। अब बात उसकी इज्जत के ऊपर आ चुकी थी। मीरा बेहद घबरा चुकी थी और छटपटा रही थी बुरी तरह से। और इसी छटपटाहट में मीरा रुद्र के बड़े भाई के हाथ में जोर से दांत काट लेती है और चिल्ला चिल्ला कर परिवार के सभी लोगों को बुलाने लगती है। लेकिन रुद्र का बड़ा भाई उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। वह लगातार मीरा के साथ बदतमीजी किया जा रहा था और इसी बदतमीजी के साथ वो मीरा के कपड़े फाड़ देता है और मीरा को बहुत सी चोटें भी आ जाती हैं। घर के सभी लोग अब दरवाजे के बाहर खड़े थे, लगातार खटखटा रहे थे, पर रुद्र का बड़ा भाई दरवाजा खोल ही नहीं रहा था। मीरा किसी तरह खुद को रुद्र के भाई से छुड़ाकर दरवाजा खोलती है और सभी को रुद्र के भाई की सच्चाई बताती है कि किस तरह रुद्र के भाई ने उसे परेशान किया और उसने उसके साथ क्या हरकत की। लेकिन रुद्र का भाई इस बात से बिल्कुल मुकर जाता है कि उसने मीरा के साथ में बदतमीजी करी है। वो उल्टा मीरा को ही झूठा बताने लगता है कि मीरा ने ऐसा जानबूझकर किया है। मासूम सी मीरा पर कोई भी यकीन नहीं करता है। उल्टा रुद्र की माँ उसे खरी खोटी सुनाने लगती है और अपने बेटे पर झूठा इल्जाम लगाने की वजह बताकर मीरा को बहुत बुरी तरह मारती है और कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं देती हैं। मीरा दर्द और भूख से बेहाल हो गई थी। वो बेचारी एक कोने में बैठकर अपनी माँ को याद कर रही थी। उसे अपनी माँ के हाथों का खाना और उसका प्यार याद आ रहा था। वहीं दूसरी ओर मीरा की माँ शगुन मीरा की याद में बेजान हो चुकी थी। वो पूरे दिन खुद को काम में व्यस्त रखती थी, किसी से कोई बात नहीं करती थी। उसने तो ठीक से खाना पीना भी छोड़ दिया था। ना हंसती थी ना मुस्कुराती थी, बस मीरा की याद में कभी हवेली के दरवाजे के पास तो कभी किसी कोने में घंटों बिता देती थी। वहीं एक और मीरा थी जो बहुत परेशान थी। वो बड़ी मुश्किल से सबसे नज़र बचाकर अपने घर पर फ़ोन लगाती थी, जो कि उसकी दादी उठा लेती है। अपनी दादी की आवाज़ सुनकर मीरा खुश हो जाती है और कहती है, दादी मुझे यहाँ से ले जाओ, ये लोग मुझे बहुत मारते पीटते हैं। पर मीरा की दादी इससे पहले कि मीरा कुछ और बताती, वो मीरा से ये कहकर फ़ोन काट देती है कि उसकी आवाज़ ही ठीक नहीं आ रही है और फिर वो टेलीफोन का तार काट देती है। मीरा को उस फ़ोन के अलावा किसी का भी नंबर याद नहीं था। फ़ोन के कट जाने से मीरा बहुत उदास हो जाती है। वो अब इन परेशानियों से दूर जाना चाहती थी। उसके मन में एक बार ये भी ख्याल आता है कि वो अब खुद को ख़त्म कर ले, पर उसे अपनी माँ का ख्याल आ जाता है और मीरा खुद को संभालती है और किसी तरह उस घर से बाहर निकल जाती है। मीरा भागते भागते बहुत दूर आ चुकी थी। वो बस स्टॉप के पास आ जाती है। अब मीरा को बहुत भूख भी लगी थी और वो बहुत थक भी गई थी। तभी मीरा की नज़र सामने एक दुकान पर पड़ती है। मीरा वहाँ जाकर दुकानदार से कुछ खाने के लिए मांगती है, पर मीरा के पास देने के लिए कुछ भी नहीं होता। इसलिए वो दुकानदार मीरा को अपनी दुकान से भगाने लगता है। मीरा बहुत भूखी थी। उसे लगभग 2-3 दिन से कुछ भी ठीक से खाने को नहीं दिया गया था। मीरा खुद को रोक नहीं पाती है और उस दुकान में रखी हुई ब्रेड उठाकर भागने लगती है। तभी अचानक वो दुकानदार भी मीरा के पीछे उसे चोर चोर बोलकर भागने लगता है। अचानक मीरा एक आदमी से टकरा जाती है और उसकी सारी ब्रेड फैल जाती है। मीरा की हालत ऐसी थी कि वो अपने आप को रोक नहीं पाती है और वो ज़मीन पर फैली ब्रेड को उठाकर खाने लगती है। इतने में दुकानदार पीछे से मीरा को मारने लगता है और उसके बाल पकड़कर उसे ज़मीन में गिरा देता है। तभी वो आदमी उसे उस ब्रेड के पैसे देता है और वो इस तरह मीरा को मार खाने से भी बचा लेता है। लेकिन जब वो आदमी मीरा का चेहरा देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि वो मीरा थी जिसको वो पढ़ाता था। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि मीरा का ही विद्यालय का टीचर था। वह मीरा की हालत देखकर हैरान हो जाता है और मीरा से वजह पूछता है उसकी हालत की।
मीरा बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। अपने टीचर को देखकर वह बेहद भावुक हो जाती है और अपने टीचर से बोलती है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उस दिन मैंने आपकी बात मानी होती तो ऐसा कभी नहीं होता मेरे साथ, लेकिन मैंने शादी कर ली है, इसलिए ही मेरी यह हालत हो गई है। वो लोग मुझे बहुत मारते पीटते हैं, कुछ खाने पीने को भी नहीं देते हैं, और आज तो हद हो गई। रुद्र के बड़े भाई ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। मैं बहुत मुश्किल से जान बचाकर उस कमरे से निकली थी। मैंने सबको बताया भी कि वो मेरे साथ क्या कर रहे थे, लेकिन किसी ने भी मेरी बात का यकीन नहीं किया और उल्टा मुझे ही मारने पीटने लगे। मैंने घर पर भी फ़ोन किया, लेकिन दादी माँ ने यह बोलकर फ़ोन काट दिया कि मेरी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं भागती हुई बस स्टॉप के पास आ गई। मीरा की सारी बातें सुनकर मीरा का टीचर यह समझ जाता है कि उसे अब क्या करना है। वह उसे अपने साथ ले जाता है और उसे कुछ खाने पीने को देता है, और अगले ही दिन मीरा का टीचर मीरा को लेकर पास के पुलिस स्टेशन चला जाता है और मीरा के ससुराल वालों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा देता है। मीरा का टीचर मीरा को उसके गांव, उसकी हवेली में छोड़ने जाता है। तभी मीरा की माँ सगुन मीरा को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे अपने सीने से लगा लेती है। मीरा भी अपनी माँ को बहुत याद कर रही थी। वह भी अपनी माँ से लिपटकर बुरी तरह रोने लगती है, लेकिन मंगला देवी यह देखकर हैरान हो जाती है कि आखिर मीरा वहाँ क्या कर रही है। मीरा का टीचर वीर सिंह से कहता है, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने एक बहुत बड़ा फैसला किया है, वह भी इंसानियत के नाते। हालांकि यह फैसले आपको लेने चाहिए थे, लेकिन मैं मजबूर था। मुझसे मीरा की हालत देखी नहीं जा रही थी। इससे पहले मैं कुछ कहूँ, मैं चाहूँगा कि आप मुझसे अकेले में कुछ बात करो। मीरा का टीचर मीरा के पिता और उसकी माँ शगुन से अकेले में बात करता है। वह मीरा के साथ हुए हर जुल्म के बारे में उसके परिवार को बताता है और यह भी बताता है कि उसने उसके ससुराल वालों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है। पुलिस भी अपना काम बहुत जल्द करेगी। मीरा का टीचर उसके माता पिता से बात करता है और उन्हें समझाता है कि उन्होंने जो किया मीरा के साथ वह भी सही नहीं था। मीरा का बाल विवाह नहीं कराना चाहिए था, बल्कि ये उसके पढ़ने लिखने की उम्र है, उसे पढ़ना लिखना चाहिए था। उसके माँ बाप इस बात को समझ रहे थे, लेकिन वह अपनी मजबूरियां बताकर खुद को सही बताने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मीरा का टीचर उन्हें समझाता है कि उनके पास और भी कई रास्ते हो सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर इसी रास्ते को चुना जो कि गलत था। मीरा का टीचर मीरा के माता पिता को उसे बाहर पढ़ने लिखने के लिए भेजने को कहता है, जिससे मीरा की पढ़ाई भी हो पाती और वो मंगला देवी से दूर भी रहती। मीरा के माँ बाप को मीरा के टीचर का यह फैसला बहुत अच्छा लग रहा था। हालांकि मीरा उनसे दूर हो रही थी, लेकिन फिर भी मीरा सुरक्षित रहती। यही सोचकर वीर सिंह मीरा को पढ़ने के लिए शहर भेज देता है। यह मीरा की किस्मत का सबसे खूबसूरत फैसला होता है, जब उसके लिए कोई अच्छा, सच में अच्छा सोच रहा था। मीरा बेहद खुश थी, लेकिन यहाँ मीरा की जिंदगी का संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। उसका संघर्ष अभी भी बाकी था। यह उसके संघर्ष की पहली शुरुआत थी। उसकी पढ़ाई, उसका शिक्षित होना बेहद जरूरी था। वहीं 10 साल बाद मीरा शहर से पढ़ाई करके अपने गांव वापस आई थी। अब तो पहले की तरह नादान, मासूम और बेवकूफ नहीं थी, वह समझदार हो चुकी थी। मीरा पहले की ही तरह बेहद सुंदर थी और अब उसके अंदर पहले वाली नादानी नहीं रही थी। मीरा 10 साल के बाद हवेली अपने घर वापस आ रही थी, लेकिन रास्ते में मीरा का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। गांव वाले मीरा को पास के ही एक अस्पताल में ले जाते हैं, जहां सागर नाम का डॉक्टर मीरा का इलाज करता है। मीरा को शरीर पर थोड़ी बहुत खरोच आई थी, पर सिर पर एक गहरी चोट आ गई थी, जिस कारण मीरा बेहोश हो गई थी। डॉक्टर सागर उसका अच्छे से इलाज करता है और होश में आने के बाद मीरा सागर को धन्यवाद करती है। लेकिन सागर का बात करने का तरीका और उसका स्वभाव मीरा को बहुत अच्छा लगता है। मीरा वापस अपने घर और अपनी हवेली आ जाती है। मीरा को घर आता देख उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। मीरा और उसकी माँ दोनों ने ही एक दूसरे से दूर एक लंबा समय बिताया था। आज वह दूरी खत्म हो गई थी। उन दोनों के चेहरे की खुशी देखने वाली थी। वहीं वीर सिंह अपनी लाडली बेटी मीरा को देखकर बेहद खुश था। कोई खुश नहीं था तो सिवाय एक इंसान की, और वह थी मंगला देवी। मीरा मंगला देवी को फूटी आंख नहीं सुहाती थी, और अब उसके वापस वहां आते ही मंगला देवी को बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन वह जानती थी कि आज नहीं तो कल मीरा को तो इस हवेली से जाना ही पड़ेगा।
दूसरी तरफ मीरा अपने पिता के साथ उनके हर काम में उनका साथ दिया करती थी। वीर सिंह को मीरा इतनी जिम्मेदार लगने लगी थी कि वह अपना सारा कारोबार अपनी बेटी मीरा के ऊपर सौंपने को भी तैयार हो गया था। एक दिन अचानक मीरा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। उसे बहुत तेज बुखार आया होता है। उसे बिल्कुल भी होश नहीं था। मीरा के माँ बाप दोनों ही बहुत परेशान थे। वो मीरा को लेकर अस्पताल जाने वाले थे, पर हर जगह बारिश हो रही थी। रास्ता भी बहुत खराब था। मीरा के घर वाले परेशान होते जा रहे थे। मीरा का पिता मीरा को लेकर पास के ही एक छोटे अस्पताल में जाता है, लेकिन वहाँ लोगों की पहले से ही बहुत भीड़ थी। वीर सिंह मीरा को लेकर सबसे पहले अंदर चला जाता है और डॉक्टर से कहता है, जितनी जल्दी हो सके मेरी बेटी मीरा का इलाज कर दो। पर डॉक्टर सागर वीर सिंह से कहता है, मेरे लिए मेरे सारे मरीज समान ही हैं, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। जो मरीज पहले से परेशान है मैं पहले उसे ही देखूंगा, फिर आपकी बेटी को देखूंगा। वीर सिंह डॉक्टर सागर से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा बोलने की? तुम जानते भी हो मैं हूँ कौन? इस गांव का ऐसा कोई इंसान नहीं है जो मुझे जानता ना हो, और तुम मुझसे ऐसी बात कर रही हो। ये जो तुम्हारा छोटा सा अस्पताल है ना, ऐसे न जाने कितने अस्पताल में खड़े कर दूं, और तुम्हारे अंदर इतनी अकड़ है कि तुम मेरी बेटी का इलाज नहीं करोगे। डॉक्टर सागर वीर सिंह से कहता है, यह अकड़ नहीं है, मेरी नज़र में मेरे सारे मरीज समान हैं और मैं पहले उन्हें ही देखूंगा जिन्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे इलाज करवाने में कोई दिक्कत है तो आप अपनी बेटी को वापस ले जा सकते हैं और किसी भी बड़े पैसे वाले अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं। वीर सिंह मजबूर था, ज़्यादा दूर तक जाने का वक्त नहीं था उसके पास। उसने इंतजार करना ही सही समझा। थोड़ी ही देर में डॉक्टर सागर वीर सिंह को अंदर बुला लेता है। डॉक्टर सागर मीरा का इलाज करता है और वीर सिंह से कहता है, हमें मीरा को कुछ दिन के लिए अस्पताल में ही रखना पड़ेगा। उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, उसे इलाज की बहुत ज़रूरत है। वीर सिंह सागर से कहता है, उसे इलाज की ज़रूरत है तो वह इलाज उसे हवेली में ही मिल जाएगा, लेकिन हम उसे यहाँ इस छोटे से अस्पताल में नहीं रखेंगे। और हाँ, हम मीरा को लेकर यहाँ रोज़ रोज़ नहीं आएंगे, बल्कि तुम्हें खुद हवेली आकर मीरा का इलाज करना पड़ेगा। डॉक्टर सागर वीर सिंह की बात मान लेता है, क्योंकि उसके लिए उसके मरीज की सुरक्षा बहुत ज़रूरी थी। डॉक्टर सागर वीर सिंह से कहता है कि ठीक है, मैं आपकी हवेली में ही इलाज कर दूंगा। ऐसे ही डॉक्टर सागर रोज़ मीरा के इलाज के लिए हवेली जाने लगा था और अब लगभग 3 से 4 दिन हो गए थे। मीरा पहले से काफ़ी ठीक थी। सागर मीरा का इलाज करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा था। वहीं मीरा सागर को पसंद करने लगी थी। उसे सागर से लगाव होने लगा था। सागर का बात करने का तरीका और उसकी जिंदा दिली, उसका सभी को एक समान समझना और खासकर उसका इतना ख्याल रखना, मीरा को यह सारी बातें बहुत अच्छी लगने लगी थी। उसने जिंदगी में पहले कोई भी ऐसा इंसान नहीं देखा था जो कि इतना स्वाभिमान के साथ कभी उसके पिता के सामने ऐसी बातें कर सके। पूरे गांव में मीरा के पिता के सामने कोई भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता था, लेकिन सागर ने अपनी बात रखी। इन्हीं बातों से मीरा को सागर से प्यार होने लगा था और एक दिन अचानक वह सागर से अपने दिल की बात कहती है कि वो सागर को पसंद करने लगी है। लेकिन सागर मीरा को इस बात के लिए मना कर देता है। सागर मीरा से कहता है, हमारा तुम्हारा कभी मेल नहीं हो सकता। तुम जैसी हो बहुत अच्छी हो, लेकिन तुम मेरी कभी नहीं हो सकती। और अब तुम बिल्कुल ठीक हो। मैं यहाँ तुम्हारे इलाज के लिए आया था और अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम ठीक हो। लेकिन मीरा के कमरे के बाहर खड़ी मीरा की दादी मंगला देवी मीरा की सारी बातें सुन लेती है। वो समझ जाती है कि मीरा सागर को पसंद करने लगी है, लेकिन वह कभी नहीं चाहती थी कि मीरा की शादी सागर के साथ हो। मीरा और सागर को एक होता हुआ मंगला देवी कभी भी नहीं देख सकती थी, क्योंकि सागर छोटी जाति का था और मीरा ठाकुरों की बेटी थी। इसलिए मंगला देवी उसी समय तमाशा शुरू कर देती है और वीर सिंह से कह देती है, जिस डॉक्टर से तुम मीरा का इलाज करवा रहे हो उसकी नीयत मीरा पर खराब हो चुकी है और वह मीरा से प्यार करने लगा है। वह मीरा के साथ शादी करने के सपने देखने लगा है और ना जाने क्या क्या बातें वो सागर के बारे में वीर सिंह से कह देती है। वीर सिंह को इस बात पर बेहद गुस्सा आता है और वह मीरा के कमरे की ओर जाता है। वहीं दूसरी ओर मीरा सागर को समझा रही थी। मीरा सागर का हाथ अपने हाथों में पकड़ती है और सागर से कहती है, एक भी बार तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए प्यार नहीं दिखाई दे रहा है? एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर मुझसे कहो। सागर मीरा को पसंद करता था। जिस दिन से उसने मीरा को देखा था उसे मीरा बहुत अच्छी लगने लगी थी, लेकिन वह अपनी छोटी जाति के कारण मीरा से कुछ कह नहीं पा रहा था, क्योंकि वह अंजाम को जानता था। इसलिए वो खामोश रहता है।
इतने में वीर सिंह मीरा के कमरे में आ जाता है और सागर का हाथ मीरा के हाथों में देखकर सागर को बुरी तरह मारना पीटना शुरू कर देता है और सागर से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरी बेटी का इलाज करने आते थे और यहाँ तुम उसे अपनी बातों में फंसा रहे हो। तुम यहाँ उसके साथ शादी के सपने देख रहे हो, यहाँ तुम उसके साथ प्रेम कहानी लिख रहे हो। मैं तुम्हें गांव में नहीं रहने दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की? मीरा घबरा जाती है। वह अपने पिता को समझाने की कोशिश करती है और बोलती है, पापा जैसा आप सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। सागर को छोड़ दो। लेकिन सागर वह खामोश था। वह जानता था अगर घर में किसी को भी पता चला तो उसके साथ यही किया जाएगा। वीर सिंह सागर को बुरी तरह पीट रहा होता है और उसे हवेली से बाहर निकलवाने के लिए कहता है और जाते जाते उसे बहुत सारी उल्टी सीधी बातें भी सुनाता है। यहाँ तक कि वह सागर के माता पिता को भी बहुत उल्टा सीधा कहता है। सागर जाते जाते वीर सिंह से सिर्फ एक ही बात कहता है, आपने जो मेरे लिए कहा मुझे बर्दाश्त है, लेकिन जो मेरे माता पिता के लिए कहा उसे मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। अब मैं वही करूँगा जो मुझे सच में करना है। इतना बोलकर सागर वहाँ से चला जाता है। वहीं मीरा भी वीर सिंह को सारा सच बताती है और वीर सिंह से कहती है, सागर ने कुछ नहीं किया था, मैं खुद उसे पसंद करने लगी हूँ। मुझे उससे प्यार हो गया है और मैं सागर के बिना नहीं रह सकती हूँ। वीर सिंह को भी मीरा की इस पागलपन वाली बातों पर बहुत गुस्सा आता है। वह मीरा को उसी कमरे में बंद कर देता है और मीरा से कहता है, जब तक तुम्हारे दिमाग से यह सागर नाम का भूत नहीं उतर जाता तब तक तुम कमरे से बाहर नहीं आओगी। मीरा की मसगुन वीर सिंह को इस बात के लिए मना नहीं कर पाती है। वह भी नहीं चाहती थी कि सागर मीरा की जिंदगी में आए। देर रात हो चुकी थी, पूरा घर सो रहा था। मीरा किसी तरह हवेली से भागकर सागर के अस्पताल पहुंच जाती है और सागर से कहती है, एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे यह बात कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। सागर मीरा से कहता है, देखो मेरे बहुत सारे मरीज मेरा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। मैं पहले ही अपनी बहुत बेइज्जती करा चुका हूँ। मीरा सागर से कहती है, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं खड़ी रहूँगी। तुम्हें जब मुझसे बात करने का मन करे तब कर लेना। सागर सभी का इलाज कर लेता है। लगभग अब कोई भी इलाज के लिए वहाँ नहीं था। सागर जाने लगता है, तभी मीरा उसे रोकती है और कहती है, तुम उनमें से नहीं हो जो अपनी बात कहकर मुकर जाते हैं। मुझे सच बता दो, मैं तुम्हारे पास फिर कभी लौट कर नहीं आऊँगी। मैंने पहली बार अपने पिता से अपनी बात कही है। मैंने बता दिया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझे नहीं मिले तो मैं किसी की भी नहीं हो पाऊँगी। मैं तुम्हारे बिना ही अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दूँगी। सागर मीरा से कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। जब से तुम मेरे पास पहली बार आई थी तब से तुम मुझे अच्छी लगती हो, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं बहुत ही छोटी जाति का हूँ। यहाँ इस गांव में हम जैसे लोगों की कोई कदर ही नहीं है। हम जैसे लोगों को तो जानवर की तरह समझा जाता है। मैं शहर से पढ़ लिख कर आया था कि मैं दूसरों के लिए कुछ कर सकूँ। मेरी वैल्यू इतनी ही है जितनी एक डॉक्टर की होती है। जब तक मैं डॉक्टर हूँ तब तक ही मेरी इज्जत है, फिर उसके बाद मेरी जाति को लेकर मुझे बार बार बेइज्जत किया जाता है। अपने पास खाने तक के पैसे नहीं थे। मैंने बहुत गरीबी देखी है। तुम तो हमारे साथ जिंदगी भर रहना तो दूर, 2 पल भी नहीं रह पाओगी। तुम मुझे भूल जाओ। लेकिन मीरा सागर से कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस छोटी और बड़ी सोच को ख़त्म करके रहूँगी। मैं किसी को छोटा या बड़ा नहीं मानती। मैं ये सब कुछ भी नहीं जानती। मैं बस सिर्फ तुमसे प्यार करती, और जो प्यार तुम मुझे दे सकते हो शायद कोई और नहीं दे सकता। कल मैं मंदिर में तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगर तुम आए तो मैं यह समझूंगी कि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो, और नहीं आए तो मैं यह समझूंगी कि सिर्फ मैं ही तुमसे प्यार करती हूँ। इतना कहकर मीरा वहाँ से वापस अपनी हवेली चली जाती है। अगले दिन मीरा पास के ही मंदिर में सागर का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी सागर नहीं आता है। मीरा को यह लगता है कि शायद अब सागर नहीं आएगा कि तभी उसकी नज़र सागर पर पड़ती है, जो कि ठीक मंदिर के सामने ही खड़ा था। मीरा सागर को देखकर बेहद खुश हो जाती है और दोनों उसी मंदिर में शादी करने का फैसला कर लेते हैं। सागर मीरा की मांग में सिंदूर भरने वाला होता है कि अचानक मंदिर का पंडित सागर को वैसा करने से रोक देता है और सागर से कहता है, तुम जो करने जा रहे हो वह बहुत बड़ा अपशगुन है। यह लड़की जिसके साथ तुम शादी करने जा रहे हो उसका सालों पहले ही विवाह हो चुका है, और एक शादीशुदा लड़की के साथ शादी करना यह बहुत बड़ा अपराध है, यह पाप है। तुम ऐसा मत करो। सागर पंडित की बात सुनकर हैरान हो जाता है और मीरा की ओर देखने लगता है। वो मीरा से पूछता है, क्या तुम सच में शादीशुदा हो? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मीरा थोड़ी देर खामोश रहती है, पर खामोशी के बाद बोलती है, किस शादी की बात कर रहे हैं आप? वह जो बचपन में ही कर दी गई थी।
वह बाल विवाह, मैं उस बाल विवाह को नहीं मानती हूँ। मैं उस शादी को नहीं मानती हूँ जिसकी मुझे समझ नहीं थी। मैं सागर को अपना पति मान चुकी हूँ और मैं शादी भी उसी के साथ करूँगी। ये सब सुनकर वहाँ उस मंदिर का पंडित शोर मचा मचा के सबको वहाँ बुलाने लगता है। यह बात हवेली तक भी पहुँच जाती है कि मीरा और सागर एक दूसरे से शादी करने जा रहे हैं। वीर सिंह को यह बात बहुत बुरी लगती है। वह गुस्से में अपनी बंदूक लेकर सीधा मंदिर की ओर निकल पड़ता है। गांव वाले मीरा को बहुत ही उल्टा सीधा सुना रहे होते हैं और साथ ही सागर को भी बहुत सारी उल्टी सीधी बातें सुना रहे होते हैं। वह गांव वाले सागर और मीरा के ऊपर पत्थर फेंकने लगते हैं और मीरा से कहते हैं, ये जो तुम पाप करने जा रही हो, शादी के बाद दूसरी शादी, हम इसे गांव में कभी नहीं होने देंगे। और ये नीच आदमी, इस छोटी जाति के आदमी को तो हम इस गांव में बसने भी नहीं देंगे। यह गांव के बाहर ही अच्छे लगते हैं। तभी वहां पर वीर सिंह आ जाता है और सारे गांव वाले खामोश हो जाते हैं। वीर सिंह अपनी बंदूक लेकर सीधा मंदिर के अंदर जाता है और सागर के ऊपर वह बंदूक तान देता है। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा? क्या मीरा के पापा सागर को मार देंगे या उनका विवाह करवाएंगे? ये जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला पार्ट। धन्यवाद।